हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। तैयारी अच्छी चल रही है। आरआरबी एनटीपीसी सीबीडी 2 का लाइव मॉक 2 जो कराया गया था उसका एनालिसिस, मैथ सॉल्यूशन और सेफ स्कोर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कल आपका लाइव मॉक 3 भी लाइव हो जाएगा तो आप वो दे पाएंगे। बाकी हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। आज गांधी जयंती भी है, लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी है। ठीक है, तो जो हमारे टारगेट ग्रुप स्टार्ट होने थे कल से, मतलब 2 अक्टूबर आज से होने थे, तो इसे एक दिन के लिए पोस्टपोन किया गया है। 3 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे। ठीक है, कहा जाता है कि दशमी के बाद कोई चीज शुरुआत करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो कल से ही स्टार्ट होगा। बाकी आप CGL 15 कोड यूज करेंगे तो सभी कोर्सेज पे टेस्ट सीरीज पे आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके बाद ये अलग अलग प्लेलिस्ट हैं जो आप यूज कर ही सकते हैं। बाकी एक वेलनेस स्ट्रेटेजी वीडियो डाली थी एनटीपीसी की, और जो CBT 2 के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस एक प्लेलिस्ट में करा रखे हैं। रेलवे एग्जाम्स के जितने भी हुए हैं एक साल के अंदर सारे बेस्ट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट आपको अलग मिल जाएगी। और अगर आपने टेस्ट सीरीज ले रखी है रेलवे वाली तो उसके अंदर ये सारे जो क्लासेस करवाई हैं बेस्ट क्वेश्चंस की, ये मॉक फॉर्मेट में भी आपको मिल जाएंगी विद सॉल्यूशन, वहां से भी देख सकते हैं। और लाइव टेस्ट में आपके 5 लाइव टेस्ट हमने अपलोड कर दिए हैं आज तक, और बाकी के 5 भी 7 अक्टूबर तक हो जाएंगे, तो आप डेली बेसिस पे एक आराम से दे सकते हैं। ठीक है, टोटल अभी तक यहाँ पे जो ये लाइव मॉक 2 है ये लगभग 9,500 लोगों ने दे लिया है। इसमें जो एवरेज स्कोर चल रहा है वो 66 चल रहा है, जो आपका मीडियन स्कोर है वो 70 के अराउंड चल रहा है। तो देखेंगे पिछले मॉक के कंपैरिजन में इसका लेवल थोड़ा सा डाउन था, लेकिन हालांकि जो कट ऑफ है, जो एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर है, उसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, क्योंकि जो लेवल चेंज हुआ था वो हुआ था रीजनिंग में और मैथ्स में, उसका थोड़ा सा डाउन किया था पिछले मॉक के कंपैरिजन में। इस वाले मॉक में देयर विल बी अ वैरायटी ऑफ, आपको जो मॉक्स मिलेंगे उनमें लेवल हर मॉक में थोड़ा थोड़ा चेंज होएगा, थोड़ा सा अप थोड़ा सा डाउन, जिससे कि आप हर तरीके के लिए रेडी रहें। ठीक है, इसमें से कुछ और एंट्रीज जो बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्होंने अटेम्प्ट किया लेकिन ज्यादा अटेम्प्ट नहीं किया, उन्हें हटा दिया जाए। तो अगर हम देखें तो फिर एवरेज हमारा 67 बन जाता है और मीडियन स्कोर बन जाता है 70। ठीक है, मतलब 50% लोग ऐसे रहे जिन्होंने 120 में से 70 स्कोर किया है। आरबी पे जो मॉक बच्चे देते हैं वो सीरियस एस्पिरेंट्स रहते हैं ज्यादातर, इसलिए ओवरऑल आप बाकी टेस्ट सीरीज से कंपैरिजन करेंगे तो आरबी में जो सेफ स्कोर दिखेगा सेम लेवल ऑफ मॉक में, वो मतलब जो एवरेज स्कोर दिखेगा वो थोड़ा सा ज्यादा दिखेगा बाकी मॉक से कंपैरिजन में। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे तो मॉक में लोगों का स्कोर कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। 90 या 90 से ज्यादा स्कोर करने वाले सिर्फ 328 एस्पिरेंट्स हैं। 85 या 85 से ज्यादा स्कोर करने वाले 88 एस्पिरेंट्स हैं। 80 से ज्यादा स्कोर करने वाले 1899 एस्पिरेंट्स हैं। 75 से ज्यादा स्कोर करने वाले इतने एस्पिरेंट्स हैं। देखो, जो भी अभी बच्चा 70-75 के आसपास जा रहा है, ठीक है, आप लोगों की पूरी उम्मीद है। अगर एग्जाम डे वाले दिन ना, पता क्या होता है, बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं रहती हैं। पेपर आया, उसे हमने किस तरीके से इंटरप्रेट किया, किस तरीके से सोल्व किया, उस टाइम पे मेंटेलिटी क्या थी, तो उसके अंदर जो रैंक्स है ना बहुत तेजी से चेंज भी होती हैं। ठीक, तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि अभी आप सेफ स्कोर से नीचे चल रहे हैं तो आगे जाके एग्जाम में आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। अलग अलग जोन का अलग अलग पैटर्न रहता है, अलग अलग कट ऑफ होती है। ठीक है, तो वेरिएशंस बहुत होते हैं। तो मैं अभी एक सेफ स्कोर तो बताऊंगा आपको, लेकिन उस पर बेस्ड ये मत सोचना कि नहीं प्रिपरेशन बहुत ज्यादा वीक है। आपको रिविजन पे फोकस करना है और मॉक्स देते रहना है। ठीक है, धीरे धीरे आप इंप्रूव करेंगे और एग्जाम में और बेटर करके आएंगे। ठीक, तो ये परसेंटाइल आप यहाँ पे देख सकते हैं, कितने स्कोर पे कितनी कितनी परसेंटाइल है। आपको ऑलरेडी पता है कि जो CBT 2 में जितनी वैकेंसीज होते हैं उसके 15 गुना कैंडिडेट्स को लिया गया है, तो मतलब 15 में से एक ही बच्चे का सिलेक्शन होना है, ये तो आप मान के चलेंगे। और कैटेगरी वाइज ये और ज्यादा, जैसे UR में देखेंगे तो हो सकता है 20 में से एक का ही हो या और ज्यादा चेंजेस आ जाए। तो कॉम्पिटिशन तो है, बट यू हैव टू बी रेडी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जीके में, तो जीके में 50 में से 50 लाने वाला एक बच्चा है। ठीक है, वो भी हो सकता है कि उन्होंने थोड़ी हेल्प ले ली हो यूट्यूब की, गूगल की। ठीक है, उसके अलावा बाकी आप देखेंगे अगर जनरलाइज्ड है कि 40 से ज्यादा स्कोर करने वाले 24 ही एस्पिरेंट है, 30 से ज्यादा स्कोर करने वाले 530, और इस तरीके से आप ओवरऑल एस्पिरेंट्स कितने ज्यादा स्कोर कर रहे हैं आपको मिल जाएगा। जो अच्छा स्कोर माना जाएगा, अगर आपने 28 तक भी कर दिया है जीके के अंदर, 28 to 30 की रेंज में, तो ये एक अच्छा स्कोर जीके का माना जाएगा। इस मॉक में एवरेज स्कोर है 19, मीडियन स्कोर भी इतना, ओवरऑल शिफ्ट थी मॉडरेट जीके के हिसाब से। मैथ्स की बात करेंगे तो मैथ्स में जो अच्छा स्कोर माना जाएगा आपका, वो माना जाएगा 30 मार्क्स अनरिजर्व्ड से। तो 35 में से 30 आपको एटलीस्ट लाने थे। 4-5 क्वेश्चन छोड़ भी दोगे, हालांकि कोशिश तो ये करनी कि मैथ्स में आपको 1-2 क्वेश्चन से ज्यादा गलत ना हो, बाकी 33 क्वेश्चन तक आप सही करें। पेपर का लेवल भी इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था, 2-3 क्वेश्चन थोड़े टाइम कंज्यूमिंग थे, अगर आप वो स्किप कर देते तो आप आराम से 30+ इसमें अटेम्प्ट कर सकते थे। ओवरऑल लेवल मैथ्स का भी मॉडरेट साइड ही जाएगा। ठीक है,
25 प्लस स्कोर करने वाले 3763 कैंडिडेट्स आउट ऑफ 9000 एस्पिरेंट्स। बाकी बेस्ट मेथड्स तो मैं आपको बताऊंगा ही अभी। और रीजनिंग में जो एवरेज स्कोर गया है वो 26.5 और मीडियन स्कोर 28 गया है। ओवरऑल लेवल कहेंगे तो इजियर साइड था, काफी इजी टू मॉडरेट की रेंज में जा सकता है। और इसमें जो अच्छा स्कोर माना जाएगा वो माना जाएगा 32। ठीक है, 32 तक, मतलब 2 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो कम से कम बाकी 33 क्वेश्चन आप ठीक करें, या फिर अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 32 के 32 सही अटेम्प्ट करें, तो ये एक अच्छा स्कोर रीजनिंग में माना जाएगा। इससे कम में काम नहीं चलेगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सेफ स्कोर यूआर का आपका 84 रहेगा, ओबीसी का 80, ईडब्ल्यूएस 79, एससी कैटेगरी 74, एसटी कैटेगरी 71। इस तरह का पेपर अगर रियल एग्जाम में आता है। बाकी आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, आरआरबी एनटीपीसी 2025 का नोटिस भी निकल गया है। जिन लोगों को लगता है कि उनकी प्रिपरेशन बहुत वीक है और अगले साल का एनटीपीसी देना पड़ेगा, कि हो सकता है इस बार हो भी जाए सिलेक्शन, शायद जो डिजायर्ड पोस्ट है वो ना मिल पाए, तो आप अगले साल के लिए जो ये टेस्ट सीरीज है टॉपिक वाइज, वो आपको काफी ज्यादा मदद कर सकती है। ठीक है, तो कॉम्बो टेस्ट सीरीज प्लान में आपके एसएससी प्लस बैंक रेलवे सभी एग्जाम्स के सारे टेस्ट आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। अभी कूपन कोड डिस्काउंट भी चल रहा है, अगर आप CGL 15 कोड यूज कर लेंगे या फिर, तो आपको यहाँ पे 15% का ऑफ मिल जाएगा कॉम्बो टेस्ट सीरीज में। और ये रेलवे और एसएससी दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे अब सोल्व करते हैं अपने एक एक करके क्वेश्चंस को। सबसे पहला सवाल हमारे पास कहता है कि 45% एक नंबर का निकालें तो वो 2/3 होता है सेकंड नंबर के। तो 45% क्या होता है? 9/10, 9/20। एक नंबर का ये किसके बराबर है? 2/3 ऑफ सेकंड नंबर। हमें बताना है पहले और दूसरे नंबर का रेशियो। तो कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, तो सीधा आप देखेंगे A/B, ये हो जाएगा 20 × 2 40 और नीचे 3 × 9 27। क्वेश्चन खत्म हो गया, साथ के साथ करने वाला था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास sec थीटा प्लस tan थीटा का मान दे रखा है, हमें बताना 7 sec थीटा प्लस 4। देखो ये एक स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन है। अगर sec थीटा प्लस tan थीटा हमें x के बराबर दे रखा होता है तो उस केस में sec थीटा का मान होता है हमारे पास x² प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x। tan थीटा का मान होता है हमारे पास x² माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ रखी होगी आई थिंक। अगर ये पता है तो डायरेक्टली आप कहेंगे सर sec थीटा का मान क्या हो जाएगा मेरे पास? sec थीटा हो जाएगा यहाँ पे 2² प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 × 2 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 4, और ये वाली वैल्यू 5/4, 35/4, 35 प्लस 16, 51/4। दिस इज माय आंसर। ठीक है, देख लेना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। डायरेक्टली कुछ ही सेकंड्स में करने वाला सवाल था ये। बेसिक से कैसे आता है वो भी देख लो। अगर sec थीटा प्लस tan थीटा हमें दे रखा है x के बराबर, तो आप कहेंगे सर sec² थीटा माइनस tan² थीटा, ये क्या होता है मेरे पास? ये तो 1 के बराबर होता है, तो sec प्लस tan और sec माइनस tan ये भी 1 के बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं sec माइनस tan किसके बराबर हो जाएगा? 1/sec प्लस tan। तो अगर ये x माना है तो मेरे पास sec माइनस tan क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो आप कहेंगे सर 2 sec थीटा किसके बराबर? x प्लस 1/x। सिंप्लीफाई करोगे तो sec थीटा x² प्लस 1 इधर आएगा, डिवाइडेड बाय x है और ये 2 नीचे आ जाएगा तो 2x। ये इसका डेरिवेशन हो गया। ठीक, कोई टाइम नहीं लगा। बाकी ये ऐसे ही sec की जगह कोसेक और कोट होता तब भी सेम चीज चलती। ठीक है, क्योंकि सेम रिलेशनशिप वहां पे भी फॉलो होती है। अगला सवाल कहता है, इतनी बार एसएससी में रेलवे में सवाल पूछा जा चुका है कि अगर पॉपुलेशन का डिफरेंस जो है वो बता दीजिए 3 साल पहले और 2 साल पहले क्या था एक टाउन की। अगर उसकी करंट पॉपुलेशन 3,80,000 है और हर साल पॉपुलेशन 25% के हिसाब से इंक्रीज कर रही है, तो मैं कह लेता हूं यहां पे 1 साल पहले, 2 साल पहले और 3 साल पहले की बात कर रहे हैं और ये आ गया प्रेजेंट। ठीक है, तो हर साल अगर पॉपुलेशन मेरी कितनी इंक्रीज कर रही है? 25% से इंक्रीज कर रही है। तो मैं कहूंगा मान लो 3 साल पहले पॉपुलेशन P थी, तो उसके बाद 2 साल पहले क्या हो जाएगी? आप कहेंगे सर 25% होता है मेरे पास 1/4, तो ये क्या हो जाएगा? 1 बढ़ जाएगा 4 में, तो 5/4 से गुना करना पड़ेगा, ये हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 5/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्रेजेंट में चला जाऊंगा तो मेरे पास ये 5/4 का होल क्यूब, ये हो जाएगी मेरी प्रेजेंट पॉपुलेशन।
3 साल पहले किया है। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें तो निकालना है, आप देखेंगे यहाँ पे वैल्यू कितनी बढ़ी मेरी, 25% से ही बढ़ी ना, तो इसका 25% ही इनका डिफरेंस होगा, या तो आप ये कह सकते हैं p का 25% मतलब p1/4, इसका मान निकालना है, वरना इसमें से ये घटा दोगे तब भी आपको p1/4 मिल जाएगा। तो आपको ये वाली वैल्यू गिवन है 3,80,000, आपको मान किसका निकालना है, p1/4 का। अगर p1/4 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो इसमें ये एक 4 बाहर निकाल लेता हूं, तो अंदर क्या रह जाएगा, 5 का क्यूब और 4 का स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पे मेरे पास 5 का क्यूब है और यहां पे मेरे पास 4 का स्क्वायर है। अच्छा एक चीज बताओ, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन में लास्ट डिजिट तो सब में 0 है, उसके बाद की डिजिट चेंज है, तो यूनिट डिजिट से कर सकते हैं इजीली। आप कहेंगे सर देखो 5 का क्यूब होता है 125, इससे 1000 को काटूंगा तो ये वाली वैल्यू आती है मेरे पास 8, ठीक है, तो एक 0 तो एज इट इज रह जाएगी। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, तो ये 16 एज इट इज रह गया, तो यहाँ पे 8 8 जा 64, 4 6 जा 24, तो यहाँ पे 4 आएगा। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है 4, ऑप्शन नंबर सी में, तो यही आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो यूनिट डिजिट से कर लिया, बस ये समझाने के लिए, वरना एग्जाम में जब हम करते हैं तो ये क्वेश्चन को सिर्फ इतना पोर्शन से ही करते हैं, ये सारी कहानियां लिखने की जरूरत नहीं होती, ये आपको पता होनी चाहिए खुद से। अगला सवाल हमारे पास, एक सिलेंड्रिकल ड्रम है जिसका इंटरनल डायमीटर हमें 84 दे रखा है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। हाइट 1.5 मीटर दे रखी है, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में लिखूंगा तो ये 150 हो गई। ये ऑयल से भरा हुआ है, इसे क्यूबोइडल कंटेनर में डाला गया है जिसकी डायमेंशन हमें दे रखी है 66, 50 और 21, तो हमें बताना है कि कितने कंटेनर भर जाएंगे। तो आप कहेंगे सर n कंटेनर मैं मान लेता हूं, इसकी वॉल्यूम बराबर हो जाएगी n इंटू इसकी वॉल्यूम, सोल्व करके इनका मान निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 इंटू में यहाँ पे 42 इंटू 42 इंटू में 150, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा मेरा n इंटू 66 इंटू 50 इंटू 21 के, यही हो गया। अब यहाँ पे डायरेक्टली काट लो क्या क्या चीजें कट रही हैं, देखो यहाँ से 7 से काटूंगा 6 जा, 6 से काटूंगा 11, 11 से काटूंगा 2, 2 से काटूंगा 25, 25 से काटूंगा तो 6, और कुछ भी है चल नहीं, फिर 21 से काटूंगा तो ये 2, तो 6 2 जा 12, n का मान आ गया 12, देख लेना कोई मिस्टेक ना हो। तो ऐसे काटा करो, ये नहीं कि एक चीज काट रहे हैं फिर लिखते जा रहे हैं, बस ये अप्रोचेस ही समझनी है, बाकी बहुत ज्यादा एडवांस फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। एग्जाम में टाइम कैसे बचाना है बस ये पता होना चाहिए। इसे सोल्व करके वैल्यू बता दो, कितना आसान है। यहाँ पे ऊपर 3/2 आएगा, यहाँ से 4/3 आएगा, यहाँ से 5/4 आएगा, यहाँ पे 6/5 आएगा और यहाँ पे 7/6 आएगा। ठीक है, सिंपल था, मैंने पूरा ही लिख दिया, वरना तो लंबा सीरीज होता तो मैं सीरीज में डायरेक्टली काट देता। 3 से 3 गया, यहाँ पे 4 से 4 गया, 6 से 6 गया, अब मेरे पास बचा क्या यहाँ पे 5/2 और 7/5, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो 5 इंटू 5 25 और 2 इंटू 7 ये रह जाएगा 14, 25/14 क्या आ गया, आंसर आ गया। चलें आगे, अगला सवाल हमारे पास, एक डीलर ने 2 आर्टिकल खरीदे एक्स और वाई 4000 रुपए प्रत्येक में, उन्होंने सेम प्राइस पे मार्कअप कर दिया, मतलब दोनों का एमआरपी भी सेम है, कॉस्ट प्राइस भी सेम है। जो आर्टिकल एक्स है उसे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद बेचा गया, एक 36% का, एक 43% का, फिर भी प्रॉफिट हो गया 864 रुपीज का। वाई आर्टिकल को एक सिंगल डिस्काउंट पे बेचा गया, डेट इज 61% पे, तो हमें बताना है प्रॉफिट परसेंटेज वाई में क्या होगी। ठीक, कैसे सोल्व करेंगे, थोड़ा सा ये क्वेश्चन जब आप पहली बार देखेंगे तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है अगर आपने इस टाइप का नहीं करा, बाकी क्वेश्चन आसानी है, थोड़ी सी कैलकुलेशन हो सकता है बढ़ जाए। देखो अगर मेरे पास कॉस्ट प्राइस इतना है, मैं मान लेता हूं दोनों आर्टिकल का एमआरपी कितना है, इतना, पहले आर्टिकल का भी दूसरे आर्टिकल का भी। ठीक है, पहले आर्टिकल पे हमें अगर प्रॉफिट हो रहा है इतने का बेचने पे, तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस, तो मैं कह सकता हूं 4864 क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम करने के बाद सेलिंग प्राइस। एमआरपी और सेलिंग प्राइस को जोड़ता क्या है भाई, एमआरपी पर डिस्काउंट दोगे तो सेलिंग प्राइस तक पहुंच जाएंगे, इस तरीके से करते हैं जितने भी एमआरपी डिस्काउंट ये वाले क्वेश्चन होते हैं। तो ये एमआरपी है, कितना डिस्काउंट दे दिया, पहले भाई एक 36% का डिस्काउंट दिया, तो 100 माइनस 36 कितना हो जाएगा, 64%, तो आप कहेंगे सर इसका 64%, फिर एक और डिस्काउंट दे दिया 43% का, तो 100 माइनस 43 57%, इसका मान ये है।
अब मेरे पास आर्टिकल वाई है, उसका एमआरपी भी सेम है, इसे बेच रहे हैं 61% के डिस्काउंट पे, तो 100 माइनस 61 इसका 39%। यहां से मेरे पास इसका देखो, इससे मैं एम की वैल्यू निकाल सकता हूं, इससे मैं यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकाल सकता हूँ, कॉस्ट प्राइस मेरे को पता है तो प्रॉफिट परसेंटेज बता सकते हैं। लेकिन और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? आप कहेंगे सर कुछ करने की जरूरत नहीं है, देखो 1% को मैं अगर यहां से हटा दूं, ये परसेंटेज का सिंबल है 57%, तो 57% को क्या मैं 57/100 कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को m इंटू 39% का वैल्यू चाहिए, मेरे को एग्जैक्टली m का मान भी नहीं चाहिए। तो कहेंगे सर m का मान अगर हमें निकालना है तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले तो ये 4864 है, इंटू में 100 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 57 हो जाएगा। ये किसका मान आ गया? m इंटू 64% का। 64% का मान इतना है, 39% का कितना होगा? तो आप कहेंगे सर डिवाइडेड बाय 64 इंटू में 39। क्या यही वैल्यू आ गई मेरे पास? जो रिक्वायर्ड मेरे पास सेलिंग प्राइस है वाई का, ये आ गया, यही होगा। और कॉस्ट प्राइस ऑफ वाई मेरे को पता है, वो है 4000। तो हमें बताना है कि भाई प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, एक लाइन में हमने समराइज कर दिया इसे, और आप एग्जाम में इतना से भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को। ठीक, बाकी इस टाइप का पहली बार कर रहे हो तो थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, फिर हम नहीं कह सकते कि एक बार की में हो जाएगा। सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इसकी जरूरत ही नहीं है। इसके बाद 3 से काटूंगा तो 13 है, 13 आगे कहीं कटता हुआ दिख नहीं रहा, और ये मेरे पास 19 आ गया। अच्छा एक चीज बताओ, अब यहाँ पे चारों ऑप्शन में देख रहा हूं, सोल्व करने को किया जा सकता है। ये मेरे को 13 दिख रहा है, क्या अभी ये किसी और चीज से कटेगा? 19 से नहीं कटेगा, 64 से नहीं कटेगा, 40 से नहीं कटेगा, है ना? 13 क्या कोई वैल्यू दिख रही है आपको कटेगा किसी से? नहीं। अगर मेरे को प्रॉफिट परसेंट बताना है तो वो क्या होता है मेरे पास? भाई वो वाली वैल्यू तो होती है कॉस्ट प्राइस में, अगर हम प्रॉफिट परसेंट को जोड़ दें, कॉस्ट प्राइस को 100 माना तो प्रॉफिट परसेंट उसमें अगर मैं जोड़ दूं तो मेरे पास सेलिंग प्राइस का परसेंटेज मिल जाता है ना? सेलिंग प्राइस में मेरा 13 का मल्टीपल आएगा, तो कॉस्ट प्राइस अगर 100% लें तो 100 प्लस 25 125%, क्या 13 का कोई मल्टीपल है? 130%, क्या 13 का मल्टीपल दिख रहा है? दिख रहा है। 136% 13 का मल्टीपल दिख रहा है। 140%, क्या 13 का मल्टीपल दिख रहा है? नहीं दिख रहा। क्या क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया यहाँ पे? आपने 13 को देखा क्योंकि एक अजीब सी वैल्यू थी, और मेरे को ये समझ में आया कि 13 भाई कहीं आ नहीं सकता, क्योंकि अब कहीं कटेगा नहीं 13 इस पूरे फ्रैक्शन में, और इस सेलिंग प्राइस में मल्टीपल हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस की जो परसेंट मतलब फाइनली प्रॉफिट परसेंट बनेगी, अगर उससे मैं सेलिंग प्राइस की परसेंटेज निकालूंगा तो 13 का मल्टीपल मिलना चाहिए। वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में तो वही आंसर है, अगर एग्जैक्ट वैल्यू में आंसर है। अगर यहाँ पे पॉइंट में होता, नियरेस्ट टू एन इंटीजर होता, तो फिर हमें थोड़ा सा रिस्क लगता, फिर पूरा सोल्व करना पड़ता। समझ गए? बाकी तो आप सोल्व कर लेंगे, 19 से ये कट जाएगा, फिर 64 से कट कुटा के आपको आंसर मिल ही जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम स्टेप्स को थोड़ा कम कर सकते हैं। अगला सवाल हमारे पास कहता है एक काम को हम 20 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ए 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। दोनों ने काम साथ मिलकर स्टार्ट करा, लेकिन बी ने 6 दिन के बाद छोड़ दिया। तो हमें बताना है ए रिमेनिंग वर्क कितने टाइम में करेगा। तो यहाँ पे टोटल वर्क मान लेते हैं सबसे पहले, इन दोनों का एलसीएम जो आ जाएगा 60। एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 60 काम 20 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम? 60 भाग 20 3। ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी आ गई 2। दोनों साथ मिलके कितना काम करेंगे एक दिन में? 5। कहता है इन्होंने 6 दिन के तक को काम किया होगा, तो 5 इंटू 6 30 काम हो गया। लेकिन फिर बी छोड़ के चला गया, तो बचा हुआ काम ए ने करा होगा। ए की एफिशिएंसी है 3, तो 3, और मैं मान लेता हूं इसने n डेज तक अकेले काम किया। तो हमें बताना है ए अकेला फाइनली कितने डेज में रिमेनिंग काम करेगा। तो ये भी टोटल वर्क होगा मेरा, टोटल वर्क 60 के बराबर भी है। यहां से काटूंगा तो 30/3, n का मान आ गया 10। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, काफी लोगों ने विदाउट पेन इस क्वेश्चन को ओरली ही कर लिया होगा, मैं जानता हूं। अगला सवाल हमारे पास एक मेटेलिक क्यूब दे रखा है जिसका वॉल्यूम है 512। इसे 8 स्मॉल क्यूब्स में मेल्ट कर दिया गया। तो हमें बताना है सम ऑफ एजेस ऑफ एनी वन ऑफ द स्मॉलर क्यूब। देखो, जब आपको एक मेटेलिक क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है डेट इज 512, मैं मान लेता हूं इसे 8 स्मॉलर मेटेलिक क्यूब में बांटा गया, जिनका प्रत्येक की एक एज लेंथ होगी a, तो वॉल्यूम हो जाएगा a क्यूब, और 8 का वॉल्यूम हो जाएगा इतना। वॉल्यूम को इक्वेट कर देंगे क्योंकि पिघला के बना रहे हैं। आप देखेंगे 8 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 64। तो एज हो जाएगी आपके पास यहाँ पे कितनी? 4। हमसे पूछा है कोई भी जो स्मॉलर क्यूब है किसी एक की,
आपको सभी एजेस का सम बताना है। अब एजेस क्या होती हैं भाई, एजेस होती हैं मेरे पास ये वाली बाउंड्री, एक एज, 2, 3, 4, 4 एज यहाँ पे हो गई। इसी तरीके से अगर आप इस पूरी फिगर को बनाएंगे, पूरा मैं बना दूं, तो ये सारी टोटल आपको कितनी एजेस दिखेंगी, 4 यहाँ पे, 4 इसके पीछे हो जाएंगी, 4 ये हो गई, 4 ये 8, फिर 9, 10 और फिर एक 11 ये वाली और एक 12 ये वाली, टोटल 12 एजेस होती हैं, ये याद रख लेना। तो अगर सभी एजेस का सम बताना है तो हमें 12 ए का मान बताना है, और 12 ए हो जाएगा 12 इंटू में 4, ये हो जाएगा 48। जल्दबाजी में गलती नहीं करनी, ठीक है। चले आगे। अगला सवाल हमारे पास एक 2100 मीटर की रेस है, जिसके अंदर अमित एक राउंड को 48 सेकंड में कंप्लीट कर सकता है और सुमित एक राउंड को 81 सेकंड में। कितने डिफरेंट पॉइंट्स पे मिलेंगे अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं? तो सुमित को इधर दौड़ा देते हैं, ये 81 सेकंड में राउंड को पूरा करेगा। तो कितने यूनिक पॉइंट्स पे मिलेंगे, मतलब होगा क्या, जब ये चलना स्टार्ट करेंगे तो भाई पहले मुलाकात हो सकता है इनकी इस पॉइंट पे हो, फिर अगली बार मुलाकात इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे, ऐसे मल्टीपल पॉइंट्स पे इनकी मुलाकात होगी, ठीक है। तो टोटल कितने पॉइंट्स पे ये मिलेंगे? इसका डायरेक्ट तरीका क्या होता है, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, ये वीडियो में कंप्लीट कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, यूट्यूब पे सर्च करोगे सर्कुलर रेस आरबी, तो उसमें देखो कैसे करते हैं हम। अगर आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, यूनिक डिस्टिंक्ट पॉइंट्स बताने, और दोनों का टाइम दे रखा है कि कितने कितने सेकंड में वो राउंड को पूरा करते हैं, तो इनका रेशियो ले लो। मेरे पास 48 रेशियो कितना हो गया, 81 हो गया। आप इसे 3 से काट सकते हैं, तो जितने लीस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो कर लो। मेरे पास 3 से कटेगा तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 16 और ये आ जाएगा 27। आगे कट हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो इन दोनों को सम कर दो, तो 27 प्लस 16 ये हो जाएगा 43। ये 43 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में मिलेंगे। सेम डायरेक्शन होती है अगर, तो आप क्या करते हो उस केस में, माइनस कर देते, तो आप कहते हैं सर 27 माइनस 16 और ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 11, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है 43। डायरेक्टली कर सकते हैं, कोई ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें यहां पे, तो ये इस तरह के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं डायरेक्टली इस मेथड से। बाकी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आप बेसिक से अगर कंसेप्ट समझना चाहें तो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स कैसे कितने होंगे आप देखेंगे। जब मान लो वो यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से स्टार्ट करते करते आप वो राउंड मारते जाएंगे, तो आप देखेंगे जब ये फाइनली यहाँ पे दोबारा मिलेंगे तो मतलब डिस्टिंक्ट पॉइंट खत्म होगा उसके बाद, क्योंकि रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो तरीका कंसेप्ट क्या होता है इसके पीछे जब हम सोल्व करते हैं बेसिक से, कि भाई हमने देख लिया कि कितने पॉइंट के बाद वो यहाँ पे आके मिलेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। और आप तब तक निकाल लो कि जितने टाइम में ये वापस यहाँ पे मिलेंगे उससे पहले कितनी बार वो ऑलरेडी ट्रैक पे मिल चुके हैं, ठीक है। उससे करते हैं, जिसमें ये वाला पार्ट जो है डिस्टेंस ये कॉमन आके कट जाता है, तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती है सोल्व करने के लिए। यहाँ पे 2100 मीटर हो या 10 किलोमीटर हो या 5000 किलोमीटर हो, फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका यही आएगा। ये सिर्फ टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि एक सर्कुलर ट्रैक में कितने कितने टाइम के बाद एक राउंड को कवर करते हैं। अगला सवाल कहता है कि भाई एवरेज बता दो स्क्वायर्स ऑफ 153 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमें इस तरीके से। अच्छा एक चीज बताओ, जब हम सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, ये होता है n इंटू में n+1 इंटू में 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, यही पढ़ते हैं। अगर सम ये है तो एवरेज क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर एवरेज के लिए नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड भी करना पड़ेगा। यहाँ पे n हमें कितना दे रखा है, 153 दे रखा है। सोल्व करके आंसर बताएंगे। आप देखेंगे यहाँ पे n से तो ये n एलिमिनेट हो गया, और मेरे पास अब ये सोल्व करना है, n की जगह 153 रखना है और सोल्व करके आंसर बताना है। अच्छा एक चीज बताओ मेरे को, डिनोमिनेटर में आपको यहाँ पे 6 दिख रहा है ना। 6 से किसी भी नंबर को आप डिवाइड करते हो तो पॉइंट में क्या क्या वैल्यू आ सकती है। आप कहेंगे सर या तो 6 से पूरा कट जाएगा, या रिमाइंडर अगर आएगा तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 आ सकता है ना। और 1 में अगर 6 से डिवाइड करते हैं 0.166 आएगा। फिर 2 के केस में 0.33 हो जाता है, 3 के केस में क्या हो जाता है 0.5, 4 के केस में 0.66 हो जाता है, 5 के केस में 0.83 ऐसा कुछ जाता है, और 6 के केस में तो फिर 1 ही बन जाता है, मतलब रिमाइंडर बचता नहीं। यही पॉइंट के बाद वैल्यू जा सकती है। चारों ऑप्शन में अगर आप वैल्यूज को देख रहे हैं तो कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है भाई। 46 कभी आता है, नहीं आता। 58 कभी आता है, नहीं आता। 67 आता है, 66 को अप्रोक्स करोगे तो 0.67 बनेगा। 23 कभी आता है, नहीं आता। तो भाई क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बन जाता है। बाकी आप सोल्व करेंगे तो भाई यहाँ पे आपका 154 है, इंटू में 153 इंटू 2
306,307 है और डिवाइडेड बाय 6 है। सोल्व कर लो, पहले 2 से काट दोगे फिर 3 रह जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। अगला सवाल हमारे पास कहता है कुछ पैसे हैं जो कि दो पार्ट में हमने 3:2 में बांट दिए। पहले पार्ट को 5% पर एनम की ब्याज दर पे निवेश किया और दूसरे पार्ट को 6% पर एनम की ब्याज दर पे निवेश किया। 3 साल के बाद जो इंटरेस्ट मिला वो मिला सिंपल इंटरेस्ट पे, 3 साल का ब्याज मिला 10530। सेम सम को अगर 8% पर एनम पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे देते 2 साल के लिए, तो आप बता दो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलता। आप कहेंगे सर देखो मेरे पास जो अमाउंट इन्वेस्ट किया उसे 3x मान लिया, इसे 2x मान लिया, तो 1 साल का ब्याज 3x पे 5% करूंगा तो 15% ऑफ x मिल जाएगा। इस पे 1 साल का ब्याज 12% ऑफ x मिल जाएगा, है ना। 3 साल का ब्याज दे रखा है इतना सिंपल इंटरेस्ट पे, तो 1 साल का कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर इस वाली वैल्यू को 3 से डिवाइड कर दो, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3510। ये मेरा 1 साल का ब्याज निकल के आ गया। यहां से हम x का मान निकाल सकते हैं। हमें किसका मान चाहिए, हालांकि हमें 5x का मान चाहिए। ये हमारा टोटल प्रिंसिपल होगा जो हमने इन्वेस्ट किया है। तो 27% ऑफ x ये आ गया 3510। 27 से ये वाली वैल्यू कटती है क्या पूरी की पूरी? 1 जा 81 3 जा, तो ये आ गया 130। तो 1% ऑफ x 130 हो गया। हमें क्या चाहिए 5x चाहिए, मतलब 500% ऑफ x चाहिए। तो ये क्या हो गया 130 इंटू में 500, ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 65,000। तो प्रिंसिपल तो हो गया इतना। अब कहता है इसी पैसे को 8% पर एनम पे कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली पे 2 साल के लिए देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो भाई 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है आपके पास यहाँ पे यूनिट डिजिट सेम है तो यूनिट डिजिट से नहीं हो सकता, वरना हम क्या कहते हैं भाई प्रिंसिपल मेरे पास 65,000 है ना। अगर 12% का इंटरेस्ट रेट है तो 12% होता है 8% है ना, 8% होता है 2/25, तो 25 पे ब्याज मिलेगा कितने का 2 का। ये करता तो मेरे को क्या मिल जाता, अमाउंट मिल जाता। फाइनली क्या बनेगा उसमें प्रिंसिपल को घटा देता तो मेरे को आंसर मिल जाता। तो मैं यहाँ पे यूनिट डिजिट से ट्राई कर लेता कि भाई यूनिट डिजिट क्या बनेगी मेरी, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट मिल जाएगी, यहाँ पे तो 0 है, यूनिट डिजिट से मेरे को आंसर मिल जाएगा। तो वो करना आसान काम है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, 1 0 एक्स्ट्रा लगा दी गया यहाँ पे। 2 ऑप्शन की मैच कर रही है। एक तरीका ये हो सकता है कि हम ऐसे निकाल ले, वो आप सभी लोग निकाल ही सकते हैं, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम इफेक्टिव निकाल लें। आप कहेंगे सर 8% का ब्याज अगर 2 बार लग रहा है तो इफेक्टिव कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 8% प्लस 8 × 8 डिवाइडेड बाय 100%। ये वाली वैल्यू हमें पता है, वैसे ही याद रहती है कि 16.64% है। तो ये मान निकाल लो इसका, इसमें 16.64 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा ये क्या 16.64 से मल्टीप्लाई करना भी थोड़ा मुश्किल है ना। क्या मैं कुछ और चीज कर सकता हूं, इसे और सिंप्लीफाई कैसे कर सकता हूं। आप कहेंगे सर ये 16.64% तो देखा दिखाया लग रहा है। क्या आपने अभी 16.66% आपको पता है क्या होता है? ये तो भाई 1/6 होता है, ये रेशियो मैंने पढ़ा रखा है आपको। अगर 1/6 होता है तो ये इससे मेरा जो आंसर होगा, अगर मैं इसे 6 से डिवाइड कर दूं तो 6 से डिवाइड करना कोई मुश्किल काम नहीं है। 6 से डिवाइड कर दो, उससे बस हल्की सी छोटी वैल्यू आएगी, 4 ऑप्शन काफी ज्यादा दूरी पे है। तो आप कहेंगे सर इस वाली वैल्यू को कर दो 6 से डिवाइड और मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 108, ये बन जाएगा 20 फिर 3 और फिर 203। इससे मेरी वैल्यू क्या होगी, मैंने थोड़ा बड़ा मान लिया, इससे हल्की सी छोटी होगी। तो 10833 से हल्की सी छोटी सी वैल्यू, तो क्या ये वाली वैल्यू मेरे आंसर हो सकता है? इससे थोड़ा सा छोटा यही मान है, बाकी तो बहुत ज्यादा गैप पे है। तो अप्रोक्सीमेट देख सकते हो, वरना आपको डिफरेंस भी निकालना है तो आप कहेंगे सर 66 लिया है, यहाँ पे 64 है, तो 0.02% का मान निकाल लो इसका, ठीक है। 0.02% में क्या होगा, 0.6.5 × 2 लगभग 13 का गैप आ जाएगा। तो 13 और कम कर दो, इसमें से आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से भी सोच सकते हैं। इस क्वेश्चन में हालांकि इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी, लेकिन बहुत जब मुश्किल कैलकुलेशन बनेगी तो ये सारे अप्रोचेस आपके काम आएंगी जो मैं सिखाता जा रहा हूं आपको। अगला सवाल हमारे पास कहता है क्वेश्चन के अंदर कि हमारे पास 40,000 रुपीज है, ये हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाए, कंपाउंडेड एनुअली। पहले साल का रेट था 8%, दूसरे का 10%, तीसरे का 12%। तो 3 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट हमें मिलेगा ये बता दीजिए। 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, यूनिट डिजिट भी डिफरेंट है और वो भी नहीं दे रखा कुछ, क्या कि हमारे पास कुछ वैसा हो।
कि अब नियरेस्ट टू एन इंटीजर एंड ऑल दैट, तो डायरेक्टली करेंगे। आप कहेंगे सर 40,000 रुपीज थे हमारे पास, पहले हमने उसे दिया 8% पे, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 108/100, पूरा ही लिख देता हूं अभी क्योंकि जीरो हमें एलिमिनेट करनी है। फिर हमने 10% पे दिया तो ये तो 11/10 डायरेक्टली हो जाएगा। फिर तीसरे साल का इंटरेस्ट मिला 12%, तो इस पे 12% बढ़ जाएगा तो 112/100, यही होगा। अब इसमें से हम घटा देंगे 40,000 रुपीज को जो हमारा प्रिंसिपल था, तो ये मिल गया हमें इंटरेस्ट। भाई अब ध्यान से देखो, 4 जीरो तो दे रखी है, तो 2 जीरो और 2 जीरो मेरी एलिमिनेट हो गई, 1 जीरो बच गई। और हमारे पास आंसर क्या है, पॉइंट में भी है, एक ही पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे सारी जीरो जी है, तो क्या डायरेक्टली आंसर आ गया मेरा भाई। यूनिट डिजिट डिफरेंट है, इस वाले पार्ट की यूनिट डिजिट निकाल लो, 10 से डिवाइड करने पे 1 पॉइंट लग जाएगा क्योंकि 10 अब पूरा काट नहीं पाएगा किसी को, है ना, एक वैल्यू आएगी। इसके बाद यहाँ पे पॉइंट के बाद जीरो है, तो यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलेगी वही आपका लास्ट में पॉइंट में आएगा। खत्म हो गया क्वेश्चन। 8 चौक 32, 2 2 और 4, पॉइंट के बाद क्या आएगा 4, कौन से ऑप्शन में ये, कोई सिली मिस्टेक हो तो देख लेना, ठीक है, क्लियर। अगला सवाल हमारे पास कहता है कि एक स्फीयर का सरफेस एरिया बराबर है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के, जिसका रेडियस 21 है और हाइट इतनी है, तो रेडियस ऑफ स्फीयर बता दो। भाई सरफेस एरिया स्फीयर का होता है 4πr², कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πrh। अब यहाँ पे रेडियस दे रखा है 21 और हाइट दे रखी है हमारे पास 36। हमें सोल्व करके रेडियस का मान बताना है, कितना ही टाइम लगेगा इसमें। पाई से पाई एलिमिनेट हो गया, 4 से काटूंगा तो ये 9 हो जाएगा। अच्छा रूट में चल ही रहा है, तो r का मान कितना हो गया, 3 बाहर आ जाएगा, 21 रह जाएगा अंदर, 9 से 3 बाहर निकाल लिया, 3√21, ठीक है। चले आगे। अगला सवाल, एक आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट पे बेचा जाता है, अगर उसे 24 लेस का बेचा जाता तो प्रॉफिट होता हमारा 8% का। तो आप बताइए कॉस्ट प्राइस क्या होगा। कितना सिंपल सवाल, अगर कॉस्ट प्राइस आपने 100 मान लिया तो प्रॉफिट 20% मतलब 120 का बेच रहे हैं, लेकिन कहता है कि अगर 24 कम में बेचते तो 8% का प्रॉफिट होता, 8% का लगाया है यहाँ पे, तो मेरे पास कितना हो गया 108। ये रेशियो में अगर हम देखें तो गैप रेशियो में कितने का आया, 12 रेशियो का। ये किसके बराबर है, 24 रुपीज के बराबर है। हमें बताना है कॉस्ट प्राइस 100 रेशियो का मान, तो इसका तो 2 गुना है, तो 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200, ये मेरा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। क्लियर। अगला सवाल हमारे पास, ये भी आसानी सवालों में से है, कहता है कि आप बता दो ये दो अगर लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं तो हमें कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे। देखो अगर मेरे पास दो इक्वेशन हो a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, तो हमारे पास 3 केसेस बनते हैं। अगर a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के, तो एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा आपको, एक सिंगल वैल्यू मिल जाएगी किसकी, सोल्व करने के बाद x और y की। अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1/c2 के, तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, पैरेलल लाइन वाला केस बनता है। और अगर ये तीनों बराबर हो जाएं तो फिर लाइंस क्या हो जाती है, जब हम इसे प्लॉट करते हैं तो वो ओवरलैप कर जाती हैं, तो कोई फिक्स्ड सॉल्यूशन नहीं मिल पाता, या फिर हम कह सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। उस केस में कोइंसिडेंट लाइन बनती है कि आप x और y की कोई भी वैल्यू रखो सभी में सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, अगर मैं इसे कंपेयर करता हूं उससे, तो ये मेरा a1 हो गया, b1 क्या हो गया मेरा, यहां से लिखता चलता हूं, a1 है मेरे पास यहाँ पे 4, b1 हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे -1, y का कोएफिशिएंट पहले a और b से चेक कर लो, c पे जाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे a1 हो गया मेरे पास 2 और b1 क्या हो गया मेरे पास यहाँ पे 3। a1/a2 और b1/b2 मैं कर देता हूं, तो ये 2 है और ये -1/3 है, तो मेरी तो यही कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। और ये कंडीशन ट्रू हो गई तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब एक सिंगल सॉल्यूशन होगा हमारे पास, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। वरना सेकंड केस में हमारे पास अगर ये दोनों इक्वल हो जाते तो फिर हम c1/c2 भी चेक कर दें, अगर वो इक्वल नहीं आते तो इनफाइनाइट मतलब नो सॉल्यूशन हो जाता, और अगर इक्वल आ जाता तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाते, ठीक है। अगला सवाल हमारे पास कहता है, जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, इसके सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस वो दे रखा है हमें 68, तो हमें बताना है k का मान क्या होगा। अच्छा
जीरोज क्या होते हैं? जीरो वो वैल्यू होती है, अगर x की जगह मैं वो वैल्यू रख दूं जो इसके जीरोज है, तो ये पॉलिनोमियल मेरा क्या हो जाता है? ये जीरो के बराबर हो जाता है। मतलब x की वो वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, वो इसकी जीरोज कहलाती हैं। अगर क्वाड्रेटिक होता है, मतलब x की मैक्सिमम पावर 2 होती है तो 2 जीरोज पॉसिबल होती हैं, x की पावर 3 होती है तो 3 जीरोज पॉसिबल होती है। इस तरीके से हम पढ़ते हैं। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम कहते हैं उसकी 2 जीरोज अगर एग्जिस्ट करेंगे तो उसे हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा। तो हमें क्या गिवन है? उसकी जीरोज का स्क्वायर का सम ये दे रखा है हमें 68। ठीक, बाकी हमें बताना है कि भाई के का मान क्या होगा। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है? अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं, सॉरी, पॉलिनोमियल इक्वेशन में फर्क होता है, इक्वेशन में इक्वल्स टू आ जाता है, मतलब ठीक है, अभी कंफ्यूज हो जाओगे, पॉलिनोमियल इक्वेशन दोनों डिफरेंट चीज होती हैं। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा हो तो उसकी जो जीरोज होती है उनका सम क्या कहलाता है? अल्फा प्लस बीटा ये होता है। अगर इस फॉर्म में है तो माइनस बी अपॉन में, कंपेयर करूंगा तो ये माइनस माइनस 10 करेंगे, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, मतलब ये आ गया 10। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या कहलाता है? ये होता है माइनस सी डिवाइडेड बाय, और अगर यहां पे देखें तो सी है के और 1, ए तो मेरे पास 1 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा मेरे को मिल गया, है ना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान मेरे को पता है, अल्फा बीटा मेरा के बराबर है, तो आपको के का मान निकालना है कि क्या होगा। तो भाई अगर मैं इस इक्वेशन का स्क्वायर कर दूं तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी मेरे पास? ये आएगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये किसके बराबर हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 100। ये वाला मान हमें 68 गिवन है। अल्फा बीटा मेरा के बराबर है, तो 68 उधर घटाएंगे तो 32, और ये 2k के बराबर, और k का मान आ गया 16। बेसिक तरीके से करना है तो एक तरीका ये होता है, ये पूरा कंसेप्ट के साथ मैंने बता दिया। बाकी जब आपको ये दिख रहा था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 68, क्या किसी का दिमाग काम किया था कि कौन से वैल्यू हो सकती है अल्फा और बीटा की? मेरे दिमाग में तो आ गया था कि भाई एक 8 हो सकती है और एक 2 हो सकती है। क्यों 8 और 2 हो सकती है? 8 का स्क्वायर 64 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, और बन गया 68। ठीक है, हालांकि ये हर बार काम नहीं करेगा एकदम दिमाग में वैल्यू आए ना आए, कई बार जो ए अल्फा और बीटा की वैल्यू होती है वो फ्रैक्शन में भी हो सकती है कुछ भी, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से इजीली दिमाग में आ रही थी वैल्यू। तो आप वहां पे अगर आपको दिख जाता कि भाई 2 और 8 पे सेटिस्फाई कर रहा है तो 2 और 8 कुछ भी रख दो यहाँ पे। मान लो मैंने यहाँ पे रख दिया 2, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये 20 प्लस के किसके बराबर हो गया? ये मेरा 0 के बराबर हो जाएगा। 0 क्या करती हैं? पूरी पॉलिनोमियल को 0 बना देती हैं। तो k का मान यहां से भी निकाल सकते थे आप 16, 8 रख देते तब भी मिल जाता। समझ गए? अगला सवाल हमारे पास, एक मैन्युफैक्चरर को गेन होता है 12% का, होलसेलर को 15% का, रिटेलर को 22% का, और रिटेल प्राइस एक आर्टिकल का है इतना। तो हमें बताना है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या रही होगी, मतलब मैन्युफैक्चरर के लिए क्या प्राइस रहा होगा। मैन्युफैक्चरर के लिए अगर प्राइस m है तो पहले मैन्युफैक्चरर किसको बेचता है? होलसेलर को बेचता है 12% के गेन पे, मतलब 112 भाग 100। फिर ये आगे बेचेगा होलसेलर को 15% पे, सॉरी होलसेलर आगे बेचेगा रिटेलर को 15% के प्रॉफिट पे, तो इतने का बेचेगा। अब जो रिटेलर है वो कस्टमर को बेचेगा कितने परसेंट के प्रॉफिट पे? 22% के प्रॉफिट पे, तो वो इतने का बेचेगा। तो फाइनली कस्टमर को ये वैल्यू कितने की पड़ेगी? 49105 की पड़ेगी। हमें मान बताना है कि मैन्युफैक्चरर की कॉस्टिंग कितनी थी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, थोड़े दूरी पे ही है, कैसे करेंगे? अच्छा एक चीज बताओ मेरे को, यहाँ पे एक 5 का मल्टीपल ये है और इसमें भी मेरे को 5 का मल्टीपल दिख रहा है ना, तो 5 का मल्टीपल कट जाएगा। इसे अगर 5 से काटता हूं तो ये वाली वैल्यू बचेगी 23, मतलब यहाँ पे अब कोई 5 का मल्टीपल नहीं है, यहाँ पे भी कोई 5 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, हाँ ये सारी चीजें डिनोमिनेटर में जाने वाली हैं इधर, और ये सारी चीजें इसमें आप देखोगे 5 स्क्वायर का मल्टीपल है, इसमें भी 5 स्क्वायर का मल्टीपल है, इसमें भी 5 स्क्वायर का मल्टीपल है, और इसमें पता नहीं आगे आएगा नहीं आएगा, वैसे तो आएगा नहीं। ठीक है, तो जो मेरा आंसर होगा, क्या आप कह सकते हैं यार 5 की पावर 6 से डिविजिबल होगा? अगर 5 की पावर 6 से डिविजिबल होगा तो चारों ऑप्शन में 5 की पावर 6 से कटने वाली संख्या कौन सी है? भाई आपको पता है जितनी 5 की पावर होती है, मतलब 5 की पावर 1 होती है तो मैं कहता हूं लास्ट डिजिट 5 से कटनी चाहिए, 5 की पावर 2 होती है तो मैं कहता हूं लास्ट की 2 डिजिट 5 की पावर 2 से कटनी चाहिए। तो अगर मैं 25 का भी मल्टीपल देख लूं खाली, तो आप देखेंगे लास्ट की 2 डिजिट 25 से कटने के लिए
या फिर 5 की पावर 3, 2 डिजिट तो सब में 50 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा तो ये नहीं कटेगा। 5 की पावर 3 देखूं तो लास्ट की 3 डिजिट कटनी चाहिए 125 से, तो 250 125 से कटता है, 450 125 से नहीं कटता, 950 125 से नहीं कटता। एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है ही नहीं। चलें क्या आगे, जल्दी बता दीजिए। अगर आपको याद हो, जैसे मैं 5 की पावर 6 का मल्टीपल बता रहा था, अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान है, 3125 क्या होता है, ये होता है 5 की पावर 5 और इनटू में 10 है, तो भाई 10 क्या होता है 5 इनटू में 2, तो 5 की पावर 6 मिल गई या नहीं मिल गई। अगर वैल्यूज भी याद है तो आप देखते ही बता सकते हैं यार मेरे को 5 की पावर 6 का मल्टीपल चाहिए, 5 की पावर 5 को 3.25 यहाँ पे अलग क्या अलग दे रखा और उसके बाद 0 है तो एक और 5 का मल्टीपल मिल गया। अगला सवाल हमारे पास, एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें क्यू एक पॉइंट है अंदर, तो ये क्यू हो गया। कुछ इस तरीके से क्यू ए बी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, तो ए बी सी डी। अच्छा, इस तरह के सवाल जब भी आपको दिखे, एबीसीडी अगर स्क्वायर है तो चारों साइड जो इक्वल है वो लिख दो। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये तीनों भी बराबर हो गई। अब हमसे पूछा है मेजरमेंट ऑफ एंगल क्यूसीबी, क्यूसीबी इसको यहां से मिला दिया जाए तो इसका मान बताना है कि क्या होगा। अच्छा, कैसे सोल्व करेंगे आप बताइए। जब भी इस तरीके की फिगर हो, जो चीज दे रखी हो वो लिख लो। इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है तो सारे कौन 60 डिग्री के होंगे, एंगल ही पूछा है हमसे तो ये भी 60 हो गया। अच्छा, और क्या क्या चीजें होंगी, आप कहेंगे सर 90 डिग्री का एंगल होता है कि स्क्वायर के अंदर, तो ये 30 हो गया और ये वाली वैल्यू भी मेरे पास 30 हो जाएगी। अच्छा, अब इतना भी अगर आपने कर लिया तो क्वेश्चन वैसे ही खत्म हो गया भाई। बचा क्या क्वेश्चन के अंदर, मेरे को ये वाला एंगल निकालना है ना, चलो मैं मान लेता हूँ ये थीटा है। आप इस ट्रायंगल को देखो, बस इस क्वेश्चन का कैच इतना सा था, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो ये वाली साइड इसके बराबर आई थी और क्योंकि ये स्क्वायर था तो ये वाली साइड इसके बराबर आ गई थी। ये दोनों साइड बराबर तो ये थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा और ये 30 हो गया। तो 2 थीटा प्लस 30 किसके बराबर, 2 थीटा प्लस 30 ये बराबर हो गया 180 के, 180 माइनस 30 150, तो थीटा का मान 75। अच्छा, ये मैंने करा तो दिया, बाकी ये कराने की जरूरत नहीं थी, बहुत सारे बच्चों ने जिसने क्लासेस देखी हुई है इस क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। आपको ये वैल्यू भी तक याद होती है कि भाई जब इस तरीके की फिगर बनती है, एक स्क्वायर के अंदर हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल डालते हैं तो उस केस में भाई ये 60 होता है, ये वाला एंगल 75 होता है, ये भी 75 होता है, ये 30 होता है। इसे ऐसे मिला देते तो ये भी 75 हो जाता, ये भी 75 हो जाता और उस पर्टिकुलर केस में ये वाली वैल्यू मेरे पास 150 हो जाती है। कई बार ये वाला एंगल पूछते हैं तो ये 15 हो गया, ये 15 हो गया। ठीक है, ये सारे एंगल्स पता होने चाहिए। इसी के अंदर एक और फिगर बनती है जो सीजीएल 2017 मेंस में भी थी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल को आप क्या बना दो, बाहर बना दो। ठीक है, ये 90 ये 90 ये 90 ये 90 ये 60 ये 60 और ये भी 60। और अगर हमसे पूछ दे कि भाई ये वाली लाइन आप मिला दो, कौन सी, इसको इससे मिला दो और ये वाला एंगल बताओ क्या होएगा, तो भी आप आराम से निकाल सकते हैं। आप कहेंगे सर ये वाली साइड इसके बराबर हो गई, ये वाला एंगल मेरे पास 90 प्लस 60 ये 150 हो जाता है, तो ये वाला कौन 15 और ये वाला कौन 15। इसका एक वेरिएशन ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, कई बार आ चुका है। अगला सवाल हमारे पास कहता है कि इसकी वैल्यू बताओ सोल्व करके क्या होगी। अब देखो सीधा सिंपल कंसेप्ट लगेगा, साइन 35 है और 55। अब मैंने हमेशा बताया कॉम्बिनेशन देखा करो कि दो का सम 90 बन रहेगा कहीं, 35 55 90 बन गया, 21 69 90 बन गया, 36 54 90 बन गया, तो मतलब कोई ना कोई प्रॉपर्टी लग रही होगी, सीधी सी बात है। आपको पता है cos 55 है, cos थीटा क्या होता है sin 90 माइनस थीटा, तो sin 90 माइनस 55 तो ये तो sin 35 बन जाएगा, तो ये यहाँ पे आपस में कट जाएंगे, 1 आ गया। ऐसे यहाँ पे sin 21 cos 69 कन्वर्ट होके sin 21 बनेगा तो ये भी कट जाएगा, 1 माइनस 1 इधर तो आ गया, इन दोनों से 0, फिर प्लस sin 36 sec 54 है। अब मैंने आपको बताया sin A इंटू sec B SS का अगर कॉम्बिनेशन हो और A प्लस B अगर 90 हो जाए तो मेरे पास ये वाली वैल्यू 1 होती है, वरना आप निकाल लोगे भाई। sec 54 को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन cos 54 और cos 54 फिर से वही चीज हो गई, cos 54 कन्वर्ट हो जाएगा sin 36 में और ये कट जाएगा। ठीक है, बात वही है, और यहाँ पे cos 0 का मान होता है 1, तो मेरे पास आंसर आ गया 2। अगला सवाल, इसे सिंप्लीफाई करना है। ऑप्शंस में वैल्यूज दे रखी है, कुछ खास तो इसमें लग नहीं रहा, कैलकुलेशन ही है बस थोड़ी बहुत, और कुछ नहीं है।
और कैलकुलेशन भी बचाने का कोई तरीका हो सकता है। 4 7, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आराम से देखो, ये आपको पता है 12 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। 7 प्लस 11 18 और 12 30, डिनोमिनेटर में मिल गया 30, ऊपर कोई वैल्यू बनेगी जिसकी पावर 2/3 है, और चारों ऑप्शन में देखें तो ये 20 30 कुछ इस तरीके से दे रखा है। मतलब सबसे एक चीज तो क्लियर है कि जो ये वाला वैल्यू बनेगा एक परफेक्ट क्यूब नंबर बनेगा जिसकी वैल्यू 1/3 करेंगे, फिर हम उसका स्क्वायर करेंगे, है ना, अपना रिजल्ट निकालने के लिए। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे 19 क्यूब है तो 19 के स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, और 19 प्लस 44 ये हो जाएगा 63, 56, 16 का स्क्वायर, फिर -100 स्क्वायर -79, 2/3। यूनिट डिजिट से करेंगे तो यूनिट डिजिट तो मेरे ख्याल से 0 बनेगी यहाँ पे, 0 का स्क्वायर तो लास्ट में 0 आ जाएगा, तब भी बात नहीं बनेगी। डिजिटल सम से ट्राई करेंगे, 3 6 6, डिजिटल सम भी कॉमन हो रहा है। ये पूरी कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी, हमारे पास कोई और ऑप्शन अभी दिख नहीं रहा मेरे को। हो सकता है कोई और ट्रिक भी हो जो काम कर जाए, तो आप इसको कैलकुलेट कर लेना, इसके बाद सिंप्लीफाई करके आपको अपना रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये होमवर्क में ट्राई कीजिए, एक ही बात है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला सवाल हमारे पास कहता है कि एक ट्राइंगल है जिसकी वर्टिसेस दे रखी हैं ये तीनों, सेंट्रोइड दे रखा है, तो हमें बताना है a-2 और b+5 पॉइंट क्या होगा। देखो, अगर एक ट्राइंगल की 3 वर्टिसेस दे रखी हैं इस तरीके से, तो सेंट्रोइड होता है इनके x कोऑर्डिनेट को सम कर दो डिवाइडेड बाय 3, y कोऑर्डिनेट को सम कर दो डिवाइडेड बाय 3, मतलब एवरेज निकाल लो x कोऑर्डिनेट का और y कोऑर्डिनेट का, वही सेंट्रोइड का पॉइंट होता है। तो अगर मैं इनका एवरेज निकालूं तो आप, या फिर आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि जो सेंट्रोइड का पॉइंट है इसमें 3 से गुना कर दिया जाए तो वो इन तीनों के सम के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये एवरेज ही एक तरीके का इनका। तो मैं कहूंगा a-1 + 4, तो ये आ जाएगा a+3, ये किसके बराबर, 3 × 2 6 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे a का मान आ गया 3। ऐसे ही यहाँ पे मेरे पास 2 + b-3, तो ये आ गया b-1, और ये किसके बराबर, 3 × में 1, तो ये 2 + 1, b मान आ गया 3, पुट कर दो, 3 - 2 1, 3 + 5 8, it will be 1:8। दोबारा एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे वैल्यू होगी a2 a-1 + 4 a+3 6 3 आ गया, ये कोई दिक्कत नहीं है। b का मान b+2 - 3, b-1, और यहाँ पे आ गया 3, तो b4 हो गया ना यार, ये b4 हुआ, तो 4 + 5 ये आ गया 9, तो 1:9 आंसर हुआ। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास CGL 17 मेंस में पूछा जा चुका है ये वाला सवाल, और बाकी एग्जाम्स में भी बार बार रिपीट होता रहता है। x का मान दे रखा है, y का मान दे रखा है, हमें वैल्यू बतानी है इसकी। आप देखेंगे x को और y को मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं, तो xy 1 आ जाएगा कट के, तो xy की जगह तो आप 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर बचा x और y, अगर आप देखेंगे तो इसमें x क्या है, 1/y है, या फिर y को लिख सकता हूं मैं क्या, 1/x, ये दे रखा है। अच्छा, x + y निकाल लो, या फिर आप कह सकते हैं कि x + 1/x निकाल लूं, तो बेसिकली मेरे को इन दोनों का समेशन करना पड़ेगा। समेशन करेंगे तो नीचे सिंप्लीफाई होगा, तो √5 - 1 इंटू में √5 + 1, तो 5 - 1 ये बचेगा, ऊपर √5 + 1 का होल स्क्वायर, और इधर प्लस में √5 - 1 का होल स्क्वायर। तो ये तो मेरे को पता है,
a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई ये आ गया 4, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 6 टू जा 12 बाई 4 डेट इज 3। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स ये आ गया। हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस 2, यही प्रॉपर्टी होती है, तो 9 माइनस 2 डेट इज 7। तो ये वाली वैल्यू 7 हो गई, 7 प्लस 1 और नीचे आ गया 7 माइनस 1, तो ये आ गया 8 बाई 6 डेट इज 4 बाई 3। चले आगे। कहता है शॉपकीपर ने 61 दर्जन आर्टिकल खरीदे, किस रेट पे, 968 पर दर्जन के हिसाब से। हर एक को बेचा 121 पर दर्जन पर आर्टिकल के हिसाब से। तो प्रॉफिट परसेंटेज बता दो। तो पर आर्टिकल की अगर मैं कीमत बताऊं, जब हम खरीद रहे हैं तो 968 डिवाइडेड बाई 12 है, जब हम बेच रहे हैं तो 121 है। टोटल कितने दर्जन खरीदे इसका कोई मतलब ही नहीं, हमें पर आर्टिकल के हिसाब से निकाल लो प्रॉफिट परसेंट। अगर हम सोल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या क्या चीजें कट जाएंगी हमारी ना, 4 से काट देते हैं पहले, तो भाई 3 आ जाएगा और यहाँ पे 242 आ जाएगा। अब यहां से दिख रहा है तो ये 2 टाइम्स कट रहा है, तो 2 और ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2:3। कॉस्ट प्राइस इज सेलिंग प्राइस। एक का प्रॉफिट है 2 पे कितना होता है, 50% होता है। ठीक, अगला सवाल, इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करके बतानी है कि क्या होगी। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, क्वाइट एन इजी वन। अब देखो इसमें आपके ऊपर है, आप कैसे करना चाहें इसे। लीस्ट मतलब प्राइम नंबर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके करेंगे तो ज्यादा सही, जो चीजें कटनी चाहिए वो कट जाएंगी। जैसे ये 6 की पावर -4 है, इसे 3 की पावर -4 इंटू 2 की पावर -4 लिख सकता हूँ। 9 है तो 3 की पावर 2 होता है, तो 3 की पावर 2 इंटू में -5, 3 की पावर -10 लिख सकता हूँ। और उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे 81 है, तो 3 की पावर इसे 4 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। नीचे 3 की पावर -7 है, 18 है, 3 स्क्वायर इंटू में 2, तो 2 की पावर -3 और 3 स्क्वायर की पावर -3 करूंगा तो 3 की पावर -6 हो जाएगी, यही आएगा। अब पावर क्या होती है मेरी, मल्टीप्लीकेशन में ऐड, तो ऊपर 3 की पावर कितनी हो गई, -4 -10 और 4, ये तो ये कट गया 1 0 और ये बचा -10। नीचे अगर 3 की पावर देखें तो 7 माइनस का 13, ऊपर जाके मतलब डिवाइड करेंगे तो पावर क्या हो जाएंगी, जो नेगेटिव है पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 13। ठीक, अब और क्या बचा, यहाँ पे 2 की पावर मेरे पास -4 है, नीचे -3 है, नीचे वाली ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, तो 2 की पावर -4 प्लस 3 हो जाएगी। तो रिजल्ट क्या बचा हमारे पास, 3 की पावर 3 इंटू में 2 की पावर -1, तो ये आ गया 27 डिवाइडेड बाई 2, -1 का मतलब यही है, तो 13.5 दिस विल बी माइनस। क्लियर। अच्छा, और क्या देख सकते थे, अगर आपको यहाँ पे ये दिख गया था कि सारी वैल्यूज मेरी 2 की पावर और 3 की पावर की फॉर्म में है, तो जो मेरा आंसर होगा क्या उसमें किसी और का कोई मल्टीपल मिल सकता है, नहीं मिल सकता अगर एग्जैक्ट वैल्यू में आंसर दे रखा है ना। तो मेरे पास आप देखो यहाँ पे जैसे 123 है, ये 41 इंटू में 3 है, क्या 41 कहीं से आ सकता है, नहीं आ सकता। 156 है, ये 7 से घटता है ना, नहीं, 156 कटेगा आपका 5, 3 से काट दिया 52, फिर 52 मतलब ये 13 से कटता है 156, तो 13 कहीं से आ सकता है, नहीं आ सकता। 13.5 अगर देखें तो ये 27/2, तो ये हमारा 3 और 2 के मल्टीपल ही है सारे के सारे। 11.6 भी अगर हम देखें तो ये वाली वैल्यू किससे कटेगी, 58 29 से कट रही है, 29 कहीं से आ सकता है, नहीं आ सकता। ठीक है, तो एक चीज ये भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि भाई किससे कटे, लेकिन डायरेक्टली अगर ऑप्शन से जाने की कोशिश करेंगे हर क्वेश्चन में, तो अगर 2 ऑप्शन मैच कर गए हमारे सेम तरीके से, जैसे यहाँ पे 13.5 भी था, 27 भी आ जाता, तो फिर हम क्या करते, फिर हमारा छूट जाता, तो हमें बेसिक से ही करना पड़ता। अगला सवाल हमारे पास, अनिल के पास ना 180 लीटर ऑयल एक्स है और 294 लीटर ऑयल वाई है। ठीक है,
कंटेनर को फिल करता है, ये आइडेंटिकल कंटेनर्स इसे फिल करना है दोनों टाइप के ऑयल की। एक कंटेनर में एक ही तरीके का ऑयल आएगा और ऑल कंटेनर्स भी कंप्लीटली फिल होनी चाहिए। मैक्सिमम वॉल्यूम बता दो ईच कंटेनर की। जब भी मैक्सिमम की बात करें तो हम क्या यूज करते हैं भाई, मैक्सिमम साइज या मैक्सिमम नंबर जो इन सबको डिवाइड कर पाए, तो बात होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, डेट इज HCF की। देखो जब मेरे को इन्हें कंटेनर में डालना है तो ये ऑयल X को अलग कंटेनर में डालना है, ऑयल Y को हमें अलग कंटेनर में डालना होगा। वेस्टेज भी हमें नहीं चाहिए, सारे कंटेनर्स कंप्लीटली फिल होने चाहिए। तो भाई कंटेनर का साइज भी सेम है, तो अगर सेम साइज का कंटेनर चाहिए तो सबसे बड़ा कंटेनर कौन सा होगा सेम साइज का, जो इसके कंटेंट को भी पूरी तरह फिल करे और इसके कंटेंट को भी पूरी तरह फिल करे। तो आप कहेंगे सर उस कंटेनर का साइज होना चाहिए वो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर पाना चाहिए। तो हम कहेंगे सर वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का HCF ही हो जाएगा। इन दोनों का HCF निकालेंगे, क्या वैल्यू आएगी, 180 है 294 है। अलग अलग तरीके हो सकते हैं निकालने के लिए, ठीक है, वरना डायरेक्टली डिवीजन मेथड यूज कर लो। 180 है 294 है, बन जाएगा 180 और यहाँ पे 411, फिर यहाँ पे 180 114, ठीक है। जल्दी से कुछ खास कटता हुआ दिख नहीं रहा, थोड़ा लंबा चला जाएगा क्या मेथड से, ठीक है। 66 आ गया भाई साहब, 180। 66 और 180 में क्या कॉमन है भाई, खुद से थोड़ा दिमाग लगा लेंगे। यहाँ पे हमें दिख रहा है 6 कॉमन है ना, और कुछ कटेगा नहीं कॉमन। ये 6 इंटू 11 है, 11 इसका मल्टीपल है नहीं, तो 6 आ जाएगा HCF। पूरा लंबा जाने की जरूरत नहीं, वरना आप ऑप्शन की मदद ले सकते थे। ऑप्शन हमें दे ही रखा है कि भाई 4 है, 6 है, 8 है और 12 है, किससे कटेगा। तो अगर मैं ध्यान से देखूं यहाँ पे 4 से क्या दोनों वैल्यू कट रही है, 180 आपका 4 से कट जाएगा, लेकिन 294 आपका 4 से नहीं कटेगा, तो 4 नहीं हो सकता। 4 अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता तो 4 का मल्टीपल भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, तो ये दोनों भी गए। ऑप्शन नंबर सी यही आंसर हो सकता था और किसी की जरूरत ही नहीं थी हमें, ठीक है। अगला सवाल, एक बैग के अंदर 1 से लेके 120 तक की बॉल्स हैं, रैंडमली पिक की गई, तो हमें बताना है प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि जो बॉल्स हैं वो मेरी 6 से डिविजिबल हो या फिर 8 से डिविजिबल हो। आप कहेंगे सर तरीका क्या होता है, देखो जब नंबर ऑफ बॉल्स 6 से डिविजिबल वाली निकालूंगा तो ये आ जाएंगी, 8 से डिविजिबल वाली निकालूंगा तो ये आ जाएंगे। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 8 और 6 का, ये आ जाएगा 24। अब जो 24 से डिविजिबल वाली बॉल्स हैं वो जब मैं 6 के डिविजिबल वाली बॉल्स निकाल रहा हूं उसमें भी आ गई है ना, जब मैं 8 से डिविजिबल वाली बॉल्स निकाल रहा हूं इसमें भी आ गई, तो 2 बार आ गई, तो एक बार घटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 6 से कट जाए, 8 से कट जाए, इससे या इससे किसी से भी घट जाए, तो वो बॉल्स लेनी है। तो आप कहेंगे सर 1 से लेके 120 है, 120 एक ऐसा नंबर है जो 6 से भी डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है, तो मैं कहूंगा डायरेक्टली कर लो। 120 को अगर मैं 1 से लेके, क्योंकि 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 6 से डिविजिबल संख्या कितनी होगी, 1 से लेके 120 में 6 से डिवाइड कर दिया। 8 से डिविजिबल कितनी संख्याएं होंगी, 1 से लेके 120 में 8 से डिवाइड कर दिया। अब क्योंकि इसमें 24 से डिविजिबल वाली, मतलब जो संख्या 24 से डिविजिबल है, ये 6 से भी है और 8 से भी है, तो वो इधर भी आ गई, इधर भी आ गई, तो 24 वाली हटानी पड़ेगी, तो 120 डिवाइडेड बाय 24 ये हो जाएगा। तो मेरे पास टोटल संख्याएं जो 8 से या 6 से डिविजिबल है वो ये आ जाएंगी, 20 + 15 35 - 5 30 वैल्यू जैसी होंगी जो इन दोनों से डिविजिबल होंगी। तो कोई नंबर पिक करेंगे 1 से लेके 120 में, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि इनसे डिविजिबल हो। टोटल आउटकम्स हो गए 120, फेवरेबल आउटकम्स हो गए 30, तो ये 1/4। क्लियर है। अगला सवाल हमारे पास 449xy, ये मल्टीपल है 473 का, तो 3x² + 5y बता दो क्या होगा। जब भी इस तरीके का सवाल आए और लास्ट में दे रखा हो xy, तो आप लोगों के लिए आसान होता है x और y का मान निकालना। क्यों आसान होता है, देखो एक तरीका तो यह है कि हम खुद ही जाके देख लें भाई इसमें कितना गुना मल्टीप्लाई करें कि नियरेस्ट इसके पास पहुंच जाए, ठीक है। तो आप वैसे कर लो, वरना डिवाइड करना स्टार्ट करो। 473 है, एक्स वाई को आप मान लो 99, ठीक है फिलहाल के लिए, क्योंकि जो एक्स वाई का मान है वो एक्स और वाई डिजिट्स है, तो 0 से लेकर 9 के बीच में कोई ना कोई वैल्यू लेंगे ना, तो मैं हाईएस्ट वाला मान लेता हूं जिससे कि मेरे को कोई दिक्कत ना है, और जो रिमाइंडर बचेगा वो मैं घटा दूंगा एक्स वाई में से, 99 में से, तो मेरे को एक्स वाई का मान मिल जाएगा। अभी हम करेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने कहा 44999,
एक्स वाई की जगह मैंने क्या लिख दिया, 9 लिख दिया। तो ये इससे छोटी वैल्यू तक पहुंचना है हमें जो 473 से कट जाए। तो पहले तो यार ये 1 टाइम तो जाएगा नहीं, है ना, तो हमें शायद 9 टाइम से लेना पड़ेगा। 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 6 कैरी फॉरवर्ड, 36 और 6, तो ये मेरे पास आया 2, यहाँ पे आया 4 और ये आया 2। अब यहाँ पे ये 9 नीचे आ जाएगा फिर से कैरी फॉरवर्ड। अब कितने टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा। आप कहेंगे सर ये 5 हो गया, 6 हो गया और 2 3 हो गया, रिमाइंडर कितना बचा, 4 और 6, मतलब 64 रिमाइंडर बच रहा है मेरे पास यहाँ पे जब मैं इस पूरे पार्ट को सोल्व कर रहा हूं, है ना। तो ये नंबर को अगर मैं इससे डिवाइड करता हूं तो 64 रिमाइंडर बचता है। तो कौन सी वैल्यू ऐसी होगी भाई, अगर 64 इसमें से घटा दिया जाए तो मेरे पास एग्जैक्ट नंबर मिल जाएगा। अब मैं इसमें से 64 घटाऊंगा तो आप देखेंगे 449 तो एज इट इज रहेगा, ये 99 में से 64 घटेगा, 99 में से अगर मैं 64 को घटाता हूं तो ये वाली वैल्यू बचती है मेरे पास 35, और 35 मतलब 99 की जगह क्या आ जाता, 35 आ जाता, तो मेरा नंबर डिविजिबल हो जाता। तो x का मान क्या हो गया 3 और y का मान कितना हो गया मेरे पास 5। यहाँ पे पुट कर दो तो 3 इंटू में 3 स्क्वायर डेट इज 9 प्लस 5 इंटू में 5, ये हो गया 27 प्लस 25 52। क्लियर है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक डेटा सेट का 10% दे रखा है, मीन 120 दे रखा है, हमें बताना है स्टैंडर्ड डेविएशन का मान क्या होगा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू में 100%। अगर परसेंटेज में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दे रखा है तो अगर ये मेरे पास 10% है तो यहां से काटेंगे तो ये वाली वैल्यू 10 टाइम्स चली जाएगी। मीन का मान कितना 120 दे रखा है, तो 10 से काटूंगा तो 12, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 12। चले आगे। अगला सवाल हमारे पास एक कोड दे रखी है जिसकी लेंथ हमें 48 दे रखी है, जो कि 7 सेंटीमीटर की दूरी पे है सेंटर से। सेंटर से दूरी का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। हमें बताना है जो दूसरी कोड जो कि 15 सेंटीमीटर दूरी पे है सेंटर से, इसकी लेंथ क्या होगी। कैसे सोल्व करेंगे, आप कहेंगे सर अगर सेंटर से परपेंडिकुलर डाला जाए कोड पे तो उसे बाइसेक्ट करता है, तो ये वाली दूरी इसके बराबर होगी, तो ये 48 है तो ये 24 हो जाएगा। अगर ये 24 है और इस ट्राइंगल को देखूं मैं तो ये 7 और 24 के साथ ट्रिपलेट बनाते हैं 25 के साथ, तो रेडियस कितना आ गया 25, तो वो यहाँ पे भी लिख सकते हैं। अब इस ट्राइंगल को देख लो, ये मेरे पास 25 है, 15 है, किसके साथ ट्रिपलेट बनाता है 20 के साथ, और ये परपेंडिकुलर है यहाँ से यहाँ पे तो ये बाइसेक्ट भी करेगा, तो ये 20 तो ये भी 20, तो लेंथ ऑफ कोड कितनी हो गई 40। ठीक। अगला सवाल हमारे पास, एक पर्सन ने कुछ पैसे लैंड किए 30% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट पे 4 साल के लिए। जो इंटरेस्ट मिला वो 1100 रुपए ज्यादा है जितने पैसे निवेश किए थे, तो हमें बताना है कितने पैसे निवेश किए गए थे। आप कहेंगे सर 30% 4 साल के लिए, तो 30% इंटू में 4, ये वाली वैल्यू कितनी हो गई 120%। 120% प्रिंसिपल हम कितना मानते हैं 100%, तो ये वाली वैल्यू 120% इससे कितना ज्यादा हो गई 20% ज्यादा हो गई। 20% का मान कितना दे रखा है 1100। हमें बताना है कि भाई प्रिंसिपल कितना था, कितने पैसे लैंड किए गए थे, तो 100% का मान बताना, तो दोनों जगह क्या कर दो 5 और यहाँ पे भी 5, आंसर आ गया 5500। विदाउट पेन करने वाला सवाल था, मन मन में किया जा सकता था। कहता है कि दो नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 25 है और उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस 125 है, तो पॉसिबल प्रोडक्ट क्या हो सकता है। तो मैं कह सकता हूं a माइनस बी कितना दे दिया 25, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे दिया कितना 125, तो इसे ब्रेक कर सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी में, और ये आ गया मेरे पास 125। a माइनस बी का मान कितना है 25 है, तो a प्लस बी कितना हो गया मेरे पास यहाँ पे भाई 5। इन दोनों को अगर मिल गया तो इन दोनों को सम कर लो, तो 2a किसके बराबर 30, a का मान 15 आ गया, फिर इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, या a को अगर 15 रख दिया तो b का मान कितना आ जाएगा -10 आ जाएगा। इनका प्रोडक्ट बताना है तो ये कितना हो गया माइनस का 150।
ठीक है। अगला सवाल, विकास की जो एज है वो अपने बेटे से 4 गुना ज्यादा है। 3 साल के बाद विकास के 3.5 गुना हो जाएगी अपने बेटे से। तो 3.5 गुना मतलब 3.5:1, जिसे मैं 7:2 भी लिख सकता हूं। ये प्रेजेंट की बात है, ये 3 साल आगे की बात है। तो हमें बताना है कि 1/3 ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ विकास। तो 1/3 ऑफ विकास की एज 4 तो 4x मान लेता हूं, इसका मान बताना है। चलिए कैसे सोल्व करेंगे। देखो जब हम एज की बात करते हैं तो दोनों 3 साल बढ़ना चाहिए। यहाँ पे तो 3 बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 बढ़ रहा है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम कहते हैं कि भाई एज का डिफरेंस जो उनमें आज है, चाहे कितने साल आप आगे चले जाओ, कितने भी साल पीछे चले जाओ, बाप और बेटे की एज का डिफरेंस चेंज नहीं हो सकता। ठीक है। मान लो आपका जन्म हुआ, आपके पिताजी हैं 40 साल के, या चलो 25 साल के आपके पिताजी हैं जब आपका जन्म हुआ। जब वो 30 साल के हो जाएंगे तो आप कितने साल के होगे? आप 5 साल के होगे। जितनी एज उनकी बढ़ेगी उससे उतनी एज के आप होते चले जाओगे, है ना। मतलब जो डिफरेंस है 25 साल का आप दोनों में, वो हमेशा मेंटेन रहेगा। तो एज का डिफरेंस यहाँ पे कितना दे रखा है? 5 यहाँ पे दे रखा है 3। इसे इक्वल करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई और इसमें 5 से मल्टीप्लाई। तो इसमें पूरे में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 20 और 5 आ गया। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 21:6 आ गया। ये 1 है, ये भी 1। आप देखेंगे 1 किसे रिप्रेजेंट करेगा? 3 को करेगा। तो मेरे पास ये 20 इंटू में 3 करना पड़ेगा। तो मेरे पास वैल्यू कितनी हो गई? 1/3 ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ विकास बतानी है, तो 1/3 ऑफ 20 इंटू में 3, तो वैल्यू तो 20 ही आ जाएगी ना। चलें आगे। अगला सवाल, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का नंबर बताना है जो 15, 25, 40 और 75 से डिविजिबल हो जाए। तो अब तो एक तरीका तो ये एलसीएम निकालो, फिर उसके बाद उसमें कुछ मल्टीप्लाई करो और देखो कि कौन सा ग्रेटेस्ट होगा, है ना। या फिर 4 डिजिट का नंबर निकालो, फिर उसके नियरेस्ट वैल्यू निकालो, तो करो। वो लंबा मेथड है, आप ऑप्शन की मदद भी ले सकते हो अगर 4 ऑप्शन इस तरीके के गंदे से दे रखे हैं। देखो मेरा आंसर क्या दे रखा है भाई, इन सबका डिविजन मल्टीपल होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे 0 भी दिख रही है, तो 0 का मल्टीपल तो भाई लास्ट में 0 ही देगा। तो ये और ये दोनों तो वैसे ही कट गए, पॉसिबल ही नहीं है। अब इसके बाद अगला ऑप्शन क्या हो सकता है? आप दिख रहे हैं यहाँ पे 25। जो मेरा आंसर है वो 25 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 5 स्क्वायर का, मतलब लास्ट की 2 डिजिट 25 से कटनी चाहिए। लास्ट की 2 डिजिट 25 से कट रही है? नहीं कट रही, इसी में कट रही है। तो यही हो सकता है, खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक। और भी और चीजें दिमाग में आ सकती हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। अगला सवाल हमारे पास दे रखा है 6 tan a माइनस 5√3 sec a प्लस 12 cot a, ये 0 के बराबर दे रखा है। तो कोसेक a प्लस sec a का मान बता दो। अब ये एक इक्वेशन एक वेरिएबल है, तो a का मान अपनी मर्जी से नहीं रख सकता, हमें सोल्व करके निकालना पड़ेगा कि क्या होगा। आप देखो कि यहाँ पे a का मान क्या रख सकते हैं हम, कौन सी वैल्यू पे a की ये सेटिस्फाई कर सकता है। जनरली हम इस तरीके का क्वेश्चन 0 से 90 के बीच में a का मान दे रखा है, तो या तो 30, 45 या फिर 60 पे ही होता है ना। अगर 45 देखें, देखो ये √3 है, 45 डिग्री अगर मैं एंगल रखूंगा तो √3 तो कहीं आएगा नहीं इन तीनों में, तो √3 वाला पार्ट इधर बचा रह जाएगा। तो अगर √3 वाला पार्ट बचा रह गया तो मेरा ये सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता, तो 45 तो लेने की जरूरत ही नहीं है। अब बचा या तो 30 पे आप ट्राई करोगे या फिर 60 पे ट्राई करोगे। तो एक बार मैं 30 पे ट्राई करके देख लेता हूं। अगर 30 पे ट्राई करते हैं तो मेरे पास ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 6/√3 है माइनस 5√3 और sec a, तो sec 30 का मान क्या होता है 2/√3 और यहाँ पे प्लस 12 cot a 12√3। क्या ये 0 बन रहा है? यहाँ √3 से √3 कट गया, 0 नहीं बन पाएगा यार। ये 2√3 चलो करके देखते हैं। 2√3 माइनस 10 प्लस 12√3, भाई ये तो 14√3 माइनस 10 बन रहा है, तो 30 पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगला पार्ट हमारा 60 पे ट्राई करेंगे, तो 60 पे 6√3 बन जाएगा। ये 5√3 इंटू में 2 माइनस का 10√3 बन गया, और ये 12/√3 मतलब 4√3 बन जाएगा। सम कर दो, 0 आ गया सेटिस्फाई कर गया, मतलब थीटा 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री रखा तो कोसेक 60 का मान क्या होता है 2/√3, सेक 60 का मान क्या होता है 2। तो यहाँ पे 2 को कॉमन ले लिया, 1/√3 + 1 है, फिर √3 को कॉमन ले लेंगे
तो √3 + 1 है, और √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है, तो 2/3 3 + √3। ये मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये सेशन समझ में आया, सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं आप लोगों को। तो यही है, आई होप मदद मिली हो, अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। बाकी जो सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल 2026 की या आरआरबी 2026 की तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो वो ऑफिसर बैच के साथ अपनी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट्स की सारी क्लासेस मिल जाएगी, और अभी 15% डिस्काउंट कोड है, तो आप सीजीएल 15 कोड यूज करेंगे तो आपको 15% का ऑफ भी मिल जाएगा। अभी आप लोगों से अलविदा लेता हूं, फिर मैं बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद। आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं कैसे प्रिपरेशन करें, देखो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपको निकालना है तो सबसे जरूरी है आपका उसमें हार्ड वर्क, उसके बाद राइट स्ट्रेटेजी एंड राइट गाइडेंस। मैं शुभम जैन, एक्स जीएसटी इंस्पेक्टर, जिसने अपने 7 साल के टीचिंग करियर में लाखों बच्चों को ट्रेन किया और उनकी ड्रीम जॉब तक पहुंचने में मदद करी है। मैंने खुद एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था, तो आई नो द बेस्ट मेथड जिससे कम से कम टाइम में अपन प्रिपरेशन तक कर सकते हैं। आप लोगों के लिए लेके आया हूं ऑफिसर बैच, एक ऐसा बैच जिसमें बेसिक्स टू हाई लेवल सारी चीजें आपको कराई जाएंगी। मैथ्स में उसमें मैं खुद पढ़ाता हूं, साथ ही साथ आपको उसमें एक दिया जाता है टारगेट ग्रुप, जिसमें आप डेली बेसिस पे आपको टारगेट दिए जाएंगे, आपको वो फॉलो करने हैं और आप लिमिटेड टाइम के अंदर अपने कोर्स को कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ एक डाउट ग्रुप भी होगा जिसमें मैं खुद अवेलेबल रहूंगा, आप कोई भी क्वेरी अपने डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं और अपनी सही गाइडेंस में प्रिपरेशन को आगे ले जा सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में आप अपनी कंप्लीट तैयारी करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। साथ ही साथ कोई भी चीज आप पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड टेस्ट वहां पर अवेलेबल रहते हैं, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाए। प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज कोर्स के साथ आपको मिलेगी। इसके साथ साथ आपके लिए एक एड ऑन भी है, जो लोग स्टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे जिसमें हिंदी पूछा जाए, स्टेनोग्राफी की कुछ बच्चे प्रिपेयर कर रहे होते हैं, या फिर कंप्यूटर कुछ एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो उसकी क्लासेस भी हमने ऑफिसर बैच के अंदर इंक्लूड कर दी है, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग के साथ साथ। तो एक कोर्स में आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। आप लोगों के लिए एक ऑफर भी है, अगर आप एग्जाम 10 कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑफिसर बैच के ऊपर। अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट से कोर्सेज लेना चाहते हैं तो दीज आर ऑल्सो अवेलेबल एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस, तो आप यू कैन एनरोल इन दोज कोर्सेज एज वेल। जय हिंद।